हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की आज की हमारी नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज को यहाँ पर हम करने वाले हैं, जिसमें आज हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। और आज का जो हमारा यहाँ पर पहला टेस्ट यहाँ पर नेक्स्ट आईएएस का जो है होने वाला है। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से, लेकिन एक बार जोरदार तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज का जो हमारा है पॉलिटी का टेस्ट यहाँ पर होगा, बायलैंग्वेज में होने वाला है, दोनों भाषाओं में हम यहाँ पर कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो विचार करें, संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। भाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बिरुवारी यूनियन मामले में कहा गया था 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो ये तो बात इसमें क्या लिखी है, गलत लिखी है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा यह संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले में 1973 में से खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मांगा और कानून को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला था। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये आपका हम कहेंगे सही है। 368 में संशोधित जो है किया जा सकता है। तीसरा है, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा बंधुत्व शब्द जो इसमें शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान अधिनियम में बंधुत्व शब्द को जोड़ा गया था या फिर और किसी शब्द को जोड़े गए थे। तो हम कहेंगे बंधुत्व शब्द जो है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़े गए थे। तो ऑप्शन पहला और तीसरा गलत है, जबकि केवल दूसरा ऑप्शन सही है। तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला जो है सही हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो केवल ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। भारत के संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है, शक्तियों के पृथक्करण से। तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे, और पूछ रहा है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद आपका 122 होगा, ये भी शक्तियों के पृथक्करण संबंधित है। और अनुच्छेद 361 होगा, ये भी संबंधित है। अनुच्छेद 324 तो आपके स्वतंत्र चुनाव आयोग से संबंधित है। तो आपका ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा, 1 2 3 होंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, धन विधेयक के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने के संबंध में स्पीकर का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। बिल्कुल ठीक है, मनी बिल के बारे में तो अंतिम निर्णय होता है, आखिरी निर्णय वही करता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन सुझा सकती है, कर नहीं सकती है। तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। धन विधेयक संसद की किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि धन विधेयक किसी भी सदन में नहीं, लोकसभा से ही इसको क्या हो जाता है, यहाँ पर पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। लेकिन उसको मानना ना मानना उसके सुझावों को लोकसभा पर निर्भर करता है। पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ पर विचार करें और उनके आदर्शों को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विचार करना है और उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है कि आदर्श जो है भारतीय संविधान के क्रम में कौन से है। तो कौन सा पहले आएगा, यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता पहले नंबर पर आ जाएगी, पहले नंबर पर आएगी। हम कहेंगे नहीं, पहले नंबर पर समाजवादी आएगा। क्या आएगा? पहले नंबर पर समाजवादी आएगा। दूसरे नंबर पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आएगी। तीसरा दूसरे नंबर पर आएंगे। फिर स्थिति और अवसर की समानता आएगी तीसरे नंबर पर। अंतिम में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की जाएगी चौथे नंबर पर। तो दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा सही होगा। आप देखते हैं कौन सा सही है, दूसरा, तीसरा और पहला, चौथा। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा इसके सभी नागरिकों को उनके निम्नलिखित सुनिश्चित का दृढ़ संकल्प लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता, स्थिति, अवसर की समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना। इस तरीके से पूरी जो है प्रस्तावना में कहा गया है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मति भारत के संविधान में उल्लिखित है। तो भारत के संविधान में पराक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन सी भारत के संविधान में उल्लिखित है, बात कर रही है। तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं। क्या है? इनमें से कोई भी आपके भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सभी नियमों के द्वारा गठित की गई है। किसके द्वारा? नियमों के द्वारा जो है गठित की गई है, ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट आता है, जनजातीय सलाहकार परिषद के 20 सदस्यों में से कितने राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए? तो जनजातीय सलाहकार परिषद के 20 सदस्यों में से कितने राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? कितना? 15। कितना होना चाहिए? 15 अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा के अलावा अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जातियों के जनजातियों के प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है। इसमें 15 सदस्य जो हैं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों में एससी एवं एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है? हम कहेंगे बिल्कुल करता है। और 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में आया था, है ना। और यह किसमें? पंचायती राज में संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए आया था। 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख भी मिलता है। दूसरा है 73वां संशोधन जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है। तो जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करेगा क्या? हम कहेंगे नहीं भाई, नहीं करेगा। 73वां और 74वां संशोधन 5वीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। बिल्कुल बात ठीक है। 5वीं क्षेत्रों पर कैसे लागू हो जाएगा? 5वीं अनुसूची पर जो है लागू यह है नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? पहला और तीसरा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संवैधानिक अनुच्छेदों पर उनकी विषय वस्तु के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए करेक्ट बात की करेंगे यहाँ पर, है ना। तो करेक्ट बात करें, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार से संबंधित है, तो हम दूसरे से मिलाएंगे। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति संबंधित है, तो हम पहले से मिला देंगे। अनुच्छेद 137 की बात की जाए तो अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा संबंधित है, तीसरे से मिलाएंगे। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, चौथे से मिला देंगे। ऑप्शन जो हमारा है ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या तय करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अगर संख्या को तय करना हो, किसके पास अधिकार रहता है? संसद के पास अधिकार होता है। किसके? संसद के पास अधिकार होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी के बारे में विचार करना है। वे न्यायालयों के द्वारा लागू के योग्य होते हैं, न्यायालय के द्वारा लागू के योग्य नहीं होते हैं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपरवर्त जो है आपके बाध्य योग्य नहीं होते बल्कि अबाध्य योग्य होते हैं नीति निर्देशक। उनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है। राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है, आर्थिक लोकतंत्र, तो हम कहेंगे आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा है इनमें गांधीवादी और समाजवादी दोनों का सिद्धांत शामिल है, तो केवल तीसरा सही है। यहां पर जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है? भारत में संपत्ति का आधार एक संवैधानिक अधिकार हो गया। कैसा हो गया है? मौलिक अधिकार की जगह संवैधानिक अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। भारत के संविधान में उधार ली गई विशेषताएं किस देश से उधार ली गई हैं, इसके बारे में विचार कर रहा है। चलिए बात करें न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गणराज्य की बात किया तो फ्रांस से लिया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ध्यान रखिएगा। तो आपके इन सभी चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैबिनेट समितियों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो कैबिनेट कमेटी के बारे में विचार करने को बोल रहा है, कौन सा सही होगा? वे प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा गठित की जाती हैं कैबिनेट समितियां, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग पढ़ दो, सारे ऑप्शन गलत हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित है और मौलिक कर्तव्यों में नहीं है? वो केवल राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में है लेकिन मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। इनमें से कौन कौन से कथन की बात की जा रही है? तो एक तो रहेगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये आपके किस में है? 43 के बी में है। कृषि और पशुपालन का संगठन करना, कृषि और पशुपालन का संगठन करना, ये भी सही है ना। तो आपका यहाँ पर 43 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कृषि और उसका बढ़ावा देना 48 आएगा, तो आएगा 48 आएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये तो आपका इसमें नहीं आता है डीपीएसपी में, ये किसमें आता है? मौलिक कर्तव्यों में आता है, मौलिक कर्तव्यों में। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी आपके नीति निर्देशक तत्वों में है, ये आपके 43 में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? हम कहेंगे ऑप्शन 1, 2, 4 वाला रहेगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में है लेकिन मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में विचार करना है। लोकसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष का पद तब तक बना रहता है जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, मतलब कि जो नया अध्यक्ष होता है वो नहीं बन जाएगा, तब तक लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बना रहता है। तो करेक्ट है। यदि लोकसभा अध्यक्ष का सदस्य नहीं हो रहता है तो परंतु अपना पद खो देता है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हम कहेंगे केवल पहला वाला सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायोचित अधिकार है। तो भारत के संविधान के तहत न्यायोचित अधिकार कौन सा है। शिक्षा का अधिकार न्यायोचित अधिकार है, काम का अधिकार न्यायोचित अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी न्यायोचित अधिकार है। शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपके कैसे हैं, कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा पहला और तीसरा वाला। कौन सा, पहला और तीसरा वाला रहेगा, दूसरा वाला तो नहीं है ना, पहला और तीसरा वाला यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आमतौर पर संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषताएं नहीं है। तो इन चारों में संघीय विशेषता की आवश्यक विशेषताएं कौन सी नहीं है बात कर रहा है ना, कौन सी नहीं है। दोहरी राजनीति ये विशेषता आती है, शक्तियों का पृथक्करण ये भी विशेषता आती है, मजबूत केंद्र सरकार ये विशेषता नहीं है, अखिल भारतीय सेवाओं की उपस्थिति ये भी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, तीसरा और चौथा। तो हम सी वाले पे कहेंगे ये आपकी संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषताएं नहीं है, आवश्यक विशेषताएं जो हैं नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, संसद में कोरम के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। संसद में कोरम के संबंध पर विचार करना है, कौन सा करेक्ट है। कुल सदस्यता के 1/4 के रूप में परिभाषित किया गया है, क्या सही है, हम कहेंगे नहीं, गलत है ना। 1/10 सदस्यों को कोरम कितना होता है, हम कहेंगे 10वां, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होना चाहिए, कितना 10वां हिस्सा होना चाहिए, तो गलत हो गया ये तो। यदि कोरम पूरा नहीं होता सदन स्थगित या निलंबित कर दिया जाता है, करेक्ट है। पीठासीन अधिकारी को कोरम में गिना जाता है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन रहेगा, पीठासीन अधिकारी को कोरम में गिना जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, हम बी पे टिक लगाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है, और प्रेसिडेंट जो है अपने रखवाती है संसद के पटल पर। मौलिक कर्तव्यों के संबंध पर विचार करें, यहां पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, किसके मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं। वे भारत में सभी नागरिकों और विदेशियों पर लागू होते हैं, नहीं भाई, भारतीयों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होंगे, पहला वाला गलत है। दूसरा है कानून की अदालतों द्वारा लागू की जा सकती नहीं, जिस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानून की अदालतों द्वारा लागू नहीं की जा सकते, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्यों को भी लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे जोड़ा था, हाँ बिल्कुल 1976 में। कब, 1976 में कहेंगे, 1976 में आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, केवल बी रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा, तीसरा वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में जनहित याचिका, कौन सी बात कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका की अवधारणा सबसे निकटता से जुड़ी है, किससे जुड़ी है, सबसे अधिक निकटता से किससे जुड़ी हुई है। तो हम कहेंगे लोकस स्टैंडी की अवधारणा से पीआईएल की अवधारणा जो है जुड़ी हुई है, इसकी पीआईएल की अवधारणा जो है जुड़ी हुई है। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत के चुनाव आयोग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही हो जाएगा। चुनाव विवादों से संबंधित मामलों में इसके पास अर्धन्यायिक शक्तियां होती हैं, कैसी अर्धन्यायिक शक्तियां होती है, करेक्ट है। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामलों में निर्णय लेता है, नहीं, यह निर्णय नहीं ले सकता है ना। और यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी चुनाव कराने के जिम्मेदार होता है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही रहेगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जबकि दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय और ब्रिटिश दोनों संविधानों में पाई जाती है। भारत के संविधान में और ब्रिटिश संविधान में कौन कौन सी विशेषताओं को देखा गया है। संसदीय शासन प्रणाली को, मौलिक अधिकार जो है आपके यूएसए में मिलते हैं, ब्रिटिश में नहीं मिलते, कानून के शासन को, एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता पाई गई है ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश में तो पाई जाती है ना, हाँ ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, तो आपका रहेगा 1, 3, 4 जो है भारत एवं यूके के संविधान में दोनों विशेषताएं दोनों जगह के संविधान में पाई जाती हैं या मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए देखते हैं। संविधान संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य या उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार देती है। बिल्कुल ठीक है, संविधान संसद को अधिकार देगी कहीं भी उच्च न्यायालय जो है बना सकती है। दूसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि नहीं, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, न कि भारत की संचित निधि से। तो हमारा ऑप्शन रहेगा केवल पहला सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। दूसरा वाला ऑप्शन क्या था? गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुच्छेद 371F। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक अपडेट बताना भूल गया हूं, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मल्टीपल कोर्सेज यूपीपीसीएस के लिए चल रहे हैं, आप जाकर देख सकते हो, जिसमें हमने एक एग्जाम बूस्टर सीरीज को लॉन्च किया हुआ है, एग्जाम बूस्टर सीरीज, और दूसरा लॉन्च आपका किया हुआ है टेस्ट सीरीज। आप ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश में है और हिंदी में, दोनों में ही है। 300 से ज्यादा यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, आप एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 371F, जिसमें विशेष भारतीय राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, लागू होता है, किस पर लागू होता है? नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या फिर मिजोरम। आप कहोगे सिक्किम राज्य पर जो है लागू होता है 371F, ध्यान रखिएगा। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत को इसमें मिलाया गया था 25वें राज्य के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है, इनका उपयोग जो है किस संदर्भ में किया जा सकता है? सार तत्व का सिद्धांत, छद्म विधायन का सिद्धांत, विरोधाभास का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत जो है आपके केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में बात करते हैं। किसमें? केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में जो है बात यहां पर करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संवैधानिक संशोधनों पर बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संवैधानिक संशोधन के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। भाई संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी क्या? संयुक्त बैठक की बात समझो, आर्टिकल 108 में बात की गई, किसमें? 108 में। अब लेकिन बात की जाए तो संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। दोनों के बीच में अगर असहमति है, दोनों के बीच में असहमति है, तब भी नहीं बुलाएगी, क्योंकि प्रत्येक सदन को विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना होता है। दूसरा है, संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। हाँ, ये तो सही है, किसी भी सदन में किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की नहीं, ये कोई बजट भाषण थोड़ी ना है कि पूर्ण अनुमति के लिए नहीं होगी, गलत है। तो पहला और दूसरा गलत है, केवल दूसरा गलत है, पहला दूसरा वाला सही है, पहला और तीसरा जो है गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मामला है और प्रासंगिक वर्ष है, किस मामला जो किस वर्ष से संबंधित है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। चंपकम दोईराजन बनाम मद्रास राज्य की बात की है, 1951 से संबंधित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात की जाए तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात की जाए 1967 से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल राज्य की बात किया तो 1973 संबंधित है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ की बात किया तो 1980 से संबंधित। तो आप इनकी डेट याद कर लो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता निर्धारण करने का निर्णय अंतिम होता है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहा है। दूसरा कहता है कि कारण कहता है अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के दायरे में ले सकता है। तो ऑप्शन कारण गलत बताया जा रहा है, लेकिन ए ऑप्शन जो है आपका अभिकथन जो है सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 301 किसके बारे में बताता है? तो मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अधिकार को 301 के बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है। तो अंतर्राज्यीय किसी भी राज्य में आप व्यापार और वाणिज्य के अधिकार को प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन है, संसद में स्थगन प्रस्ताव के संबंध में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में इसका उपयोग जो है तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, इसका प्रस्ताव जो है स्थगन प्रस्ताव का किसी भी ध्यान आकर्षित प्रस्ताव करने के लिए किया जाएगा, करेक्ट है। दूसरा है, इसके लिए लोकसभा में कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो भाई 1/4 सदस्यों के समर्थन की इसमें क्यों आवश्यकता होगी? तो ये गलत है। तीसरा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर, नहीं ये भी गलत है। लोकसभा राज्यसभा में नहीं, बल्कि केवल यह जो है जवाबदेही वाला प्रस्ताव है, राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं होती है, केवल लोकसभा में आता है। केवल पहला सही रहेगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत दायरे से बाहर माना जाता है? संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर किसे माना जाता है?
नए राज्यों के प्रवेश को बाहर माना जाता है। किसी राज्य का नाम बदलना, ये भी अनुच्छेद 368 से बाहर है। राज्यों की सीमाओं परिवर्तन, तो हम कहेंगे आर्टिकल जो है आपका यहाँ पर जो अनुच्छेद 368 है इन सभी से बाहर है, तो हम कहेंगे आपका तीनों ऑप्शन रहेंगे, तो 1 2 3 जो है सही है। नेक्स्ट आता है संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में कहा जा रहा है कौन सा सही है। इसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने से किसी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिल जाता है। भाई आधिकारिक दर्जा कैसे? तो हम कहेंगे गलत है। मूल संविधान में 16 भाषाएं थी, तो भाई मूल संविधान में 16 भाषाएं नहीं थी, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, तो ये भी गलत है। केवल पहला सही रहेगा, 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत थे। नेक्स्ट बात करेंगे 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है। 5वीं अनुसूची के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाएगा? संसद द्वारा, संबंधित राज्यपाल के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 5वीं अनुसूची के तहत जो है 5वीं अनुसूची के तहत जो है किसके द्वारा सूचित किया जा सकता है? ऑप्शन रहेगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका है? तो इनमें से पूछा है कि कहां पर आपकी विधायिका है, तो हम पर बात करें पुडुचेरी में विधायिका है, जम्मू कश्मीर में विधायिका है, दिल्ली में विधायिका है, चंडीगढ़ में विधायिका नहीं है। तो 1 2 4 ऑप्शन होना चाहिए, 1 2 4 रहेंगे बी वाले में, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण के मामले में बात करेंगे, अभिकथन और कारण में कौन सा सही है बात करें यहाँ पर अगर हम, तो भाई NHRC किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकता, बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि NHRC के पास केवल अनुशंसात्मक शक्तियां हैं, कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार शामिल नहीं होता है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है आर ए का, ए आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। किस मामले में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है? किस मामले में यूपीएससी के आयोग से परामर्श लिया जाएगा, बात यहां पर की जा रही है, तो मामला रहेगा अनुशंसात्मक मामले में, करेक्ट है। भर्ती संबंधी नियम बनाने में, ये भी करेक्ट है। सिविल पदों पर सभी नियुक्तियों के संबंध में, सिविल पदों पर सभी नियुक्तियों के मामले में नहीं, इसमें तो ये नहीं होगा। अधिकारियों की पदोन्नति एवं स्थानांतरण के संबंध में, हाँ इसमें, तो 1 2 4 सही रहेंगे, तो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में अंतिम निर्णय किसके पास है? अंतरराज्यीय अगर नदी जल विवाद होता है तो अंतिम निर्णय कौन कर सकता है? अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण होता है गठन, जो आपका ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण, वह अंतिम निर्णय जो है कर सकता है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो भारत के राजनीतिक दलों के बारे में कही जा रही है, कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं करता, बिल्कुल करेक्ट है, स्पष्ट रूप से नहीं करता है। भारत में राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये भी करेक्ट है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 भारत में राजनीतिक दलों के कामकाज को नियंत्रित करता है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट। तो तीनों सही है, ऑप्शन रहेगा डी वाला, ए बी सी, तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत में संसदीय मंचों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में जो संसदीय मंच होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहा है, विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना संसदीय मुद्दों का प्राथमिक उद्देश्य, प्रायोरिटी यहाँ पर रखी गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली में विहिप शब्द का, किसकी बात कर रहा है? विहिप शब्द की बात कर रहा है। विहिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विहिप के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन करेक्ट है? बात करें, संविधान में विहिप की स्थिति का उल्लेख नहीं, संविधान में इसका उल्लेख जो है नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। पार्टी आधारित संरचना में इसको बनाया गया, एक तरीके से संसदीय प्रणाली में परंपरा के तौर पर इसको विहिप को रखा गया है। दूसरा है विहिप सदन में मतदान के दौरान पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करता है, बिल्कुल यह अनुशासन के लिए ही जाना जाता है विहिप, ध्यान रखिएगा। विहिप का उल्लंघन 10वीं अनुसूची के अयोग्यता का कारण भी बन सकता है, मतलब कि जनगणना है, विहिप का उल्लंघन किया तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है उसका भी कारण बन सकता है, तो दूसरा और तीसरा सही रहेगा, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, चलिए बात करेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कब बुलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए नहीं, कैसे विधेयक पर विचार विमर्श या निर्णय लेने के लिए जहां दोनों सदनों की असहमति हो, हाँ बिल्कुल, तो केवल चौथा सही रहेगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन कौन से नीति आयोग के कार्य हैं? तो इनमें से कई सारे कार्य हैं, अब नीति आयोग के कौन कौन से कार्य हैं हम इसकी बात करें तो राज्यों का धन आवंटन करना, राज्यों को धन आवंटन करना नीति आयोग कार्य होगा, वित्त का, तो हम कहेंगे गलत है भाई, गलत है।
दूसरा, सहकारी संघवादी को बढ़ावा देना, हाँ बिल्कुल ये आपका करता है नीति आयोग का। दीर्घकालिक नीति को तैयार करना, ये भी नीति आयोग का करता है। केंद्र की प्रायोजित योजनाओं को अंतिम स्वीकृति, भाई नीति आयोग क्यों देगा? तो दूसरा और तीसरा सही है केवल, तो हम कहेंगे बी वाला करेक्ट यहाँ पर आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत के उच्च न्यायालय के बारे में पूछी जा रही है कौन सा सही है। तो भारत में उच्च न्यायालय के बारे में भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करेगा, ये तो कहीं संविधान में नहीं लिखा है ना, ये तो गलत है। उच्च न्यायालय को विधायी एवं कार्यकारी कार्यों की समीक्षा कर शक्ति प्राप्त है, करेक्ट है। उच्च न्यायालयों को जारी करने का अधिकार हैमोलिक अधिकार, परिवर्तन करने के लिए रिट भी जारी कर सकता है, ये भी सही है। तो बी और सी तो सही है, क्यों? क्योंकि रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, जिस तरीके सुप्रीम करता है आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 किस देश के व्यक्तियों पर लागू होता है? तो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका 2019 जो है, कौन कौन से देश के व्यक्तियों पर लागू होगा? तो बात की जाए अफगानिस्तान के व्यक्तियों पर, बांग्लादेश के व्यक्तियों पर, पाकिस्तान के व्यक्तियों पर। श्रीलंका के व्यक्ति पर लागू नहीं होता, तो आपका रहेगा 1, 2, 4। अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के व्यक्तियों पर जो है CAA 2019 जो है लागू किया जाता है। संविधान का भाग है और विषय, कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है? जैसे बात की जाए यहाँ पर हम आपकी बात करें, भाग आपका VII है ना, यह केंद्र शासित प्रदेश से है। भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से है, तो ऐसे याद कर लो। भाग IXB सहकारी समितियों समेत है, भाई X III व्यापार और वाणिज्यिक विभाग समेत है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे अधिक प्रभावी सुरक्षा मानी जाती है? ऐसी एक रिट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा के रूप में मानी जाती है। आपका रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस रिट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हैबियस कॉर्पस रिट भी कहते हैं। ये लैटिन शब्द लिख के रखा है, शरीर को रखना। क्या है? शरीर को रखना। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिट के रूप में माना जाता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS है ना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है, इसका प्रस्ताव किस प्रावधान के तहत शुरू किया जा सकता है? इसका प्रावधान आर्टिकल 312, आर्टिकल जो है 312 के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का प्रावधान को रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? दल बदल विरोधी कानून के बारे में विचार करना है, सही कौन सा है? अध्यक्ष के निर्णय के बावजूद अयोग्यता न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सीधी बात ये की जा रही है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर मानो निर्णय दे भी देता है कि अयोग्य हो गया, फिर भी अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें न्यायिक समीक्षा जो है कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है न्यायिक समीक्षा के तहत दल बदल विरोधी कानून के लिए मान होगा। तो आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 51 से लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी और भी हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज लग रही हैं, आप देख सकते हो, चाहे मेका IAS की हो, दृष्टि की हो, GS वर्ड की हो, अलग अलग टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आप जरूर एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।